तो अगर तुम पॉप कल्चर या फिर सुपर हीरो की न्यूज को थोड़ा बहुत फॉलो करते होंगे तो तुम्हें पता होगा कि 2017 के बाद डीसी में बैटमैन की एक सोलो फिल्म प्रोडक्शन में थी। इस मूवी में बेन एफ्लेक बैटमैन को प्ले इन मूवी को डायरेक्ट करने वाले थे और डेथस्ट्रोक इस मूवी का मेन विलन होने वाला था, बट बाद में क्रिएटिव डिफरेंसेस एंड एक्टर के पर्सनल प्रॉब्लम के चलते ये मूवी कैंसिल हो गई। तो आज की वीडियो में इस मूवी से जितनी भी डिटेल निकल के हमारे सामने आई थी उसी का यूज करके एक सॉर्ट ऑफ फैन स्टोरी बनाएंगे बेन एफ्लेक की बैटमैन मूवी के लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये स्टोरी मैंने बैटमैन की द डार्क नाइट वेनम नाम की कॉमिक बुक से इंस्पायर्ड होकर लिखी है एंड इस स्टोरी के अंदर मैं उन सारे रूमर्स को इंटीग्रेट करने की कोशिश करूंगा जो उस वक्त इस मूवी के अराउंड थे। तो ये मूवी 2017 की जस्टिस लीग के बाद टेक प्लेस करती और मूवी के शुरू में ही हमें दिखाया जाता कि बैटमैन थोड़ा एज कर चुका है और वो इमोशनल क्राइसिस से गुजर रहा है एंड अकॉर्डिंग टू रूमर्स बैटमैन के इस इमोशनल ब्रेकडाउन के पीछे का रीजन था जेसन टॉड की डेथ। अगर आप जेसन टॉड की ओरिजिन के बारे में नहीं जानते तो जेसन टॉड एक्चुअली में बैटमैन का सेकंड रॉबिन था जो बैटमैन की नो किलिंग पॉलिसी से इतना एग्री नहीं करता था एंड इस वाले रॉबिन को जोकर ट्रिक करके कैप्चर कर लेता है और उसके बाद एक सिग्निफिकेंट टाइम के लिए टॉर्चर करता है। और जब बैटमैन को इस पूरे सिनेरियो के बारे में पता चलता है तब तक बहुत देर हो जाती है और तब से बैटमैन जेसन टॉड की डेथ के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता था। अब बैटमैन एंड जेसन टॉड के पास्ट को ऑलरेडी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में भी हिंट किया गया था और वही चीज यहाँ पे कंटिन्यू होने वाली थी। खैर इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है गॉथम सिटी के अंदर जहाँ पे हेवी रेनफॉल हो रहा था एंड इस बीच बैटमैन को एक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि कुछ किडनैपर्स ने एक छोटी लड़की को अगवा करके गॉथम सीवर्स में रखा है और बैटमैन तुरंत उस लड़की को बचाने के लिए गॉथम सीवर्स में पहुंचता है। बट ये काम इतना आसान भी नहीं था क्योंकि बारिश का पानी अब धीरे धीरे फ्लो होकर गॉथम सीवर्स में आने लगा था जिसकी वजह से सीवर्स के पानी का लेवल भी बढ़ने लगा था। मतलब कि अगर बैटमैन ने टाइम रहते फास्ट एक्ट नहीं किया तो वो लड़की शायद सीवर के पानी में ही डूब जाएगी। बट फॉर्चुनेटली बैटमैन उस लड़की को ढूंढ लेता है और उसे बचाने के लिए वो उसकी तरफ जाता है कि तभी अचानक बैटमैन के सामने एक बहुत बड़ा भारी पत्थर आके गिरता है जो बैटमैन को उस लड़की तक पहुंचने से रोक रहा था। उस पत्थर का वजन इतना था कि एक इंसान के लिए उसे हटाना बहुत ही मुश्किल था, इवन बैटमैन के लिए भी। टाइम काफी कम था, टनल में पानी भर रहा था, पर बैटमैन होप नहीं छोड़ता। वो अपना पूरा जोर लगाता है और आखिरी में वो उस पत्थर को हटा भी लेता है, पर तब तक बहुत देर हो जाती है क्योंकि वो लड़की सीवर्स के पानी में ही डूब चुकी थी और उसकी सांसें हमेशा के लिए रुक गई थी। और ये चीज बैटमैन को अंदर से पूरी तरह तोड़ के रख देती है क्योंकि वो ऑलरेडी इस गिल्ट के साथ जी रहा था कि वो जेसन टॉड को बचा नहीं पाया और इस इवेंट ने बस उस फीलिंग को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया था। अब यहाँ से बैटमैन के दिमाग में बस एक ही चीज चलने लगती है कि वो इंटेलिजेंट तो है पर वो इनफ स्ट्रॉन्ग नहीं है किसी को बचाने के लिए और उसे कैसे भी करके ताकतवर बनना है, बहुत ज्यादा ताकतवर, ताकि ऐसी इवेंट दूसरी बार रिपीट ना हो। वो तुरंत अपनी बेट केव में जाता है और वहां पे वो इंटेंस वेट ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर देता है। बट इस चक्कर में ब्रूस एक साथ इतना वेट लिफ्ट करने की कोशिश करता है जिसकी वजह से उसका एक शोल्डर टूट जाता है। अल्फ्रेड ब्रूस के चेकअप के लिए दूसरे दिन एक डॉक्टर को बुलाता है जिसका नाम होता है रैंडल्फ पोर्टर, जो वेन एंटरप्राइज के मेडिकल डिवीजन में ही काम करता था। डॉक्टर पोर्टर ब्रूस का चेकअप करते हैं और उसे ड्रेसिंग कर देते हैं और वो वहां से जा ही रहे होते हैं कि तभी वो ब्रूस को एक टैबलेट दिखाते हैं। डॉक्टर ब्रूस से कहता है कि वो टैबलेट उसने खुद बनाई है जो एक काइंड ऑफ पेन किलर है, बट अभी तक इसे अप्रूवल नहीं मिला जिसकी वजह से ये मार्केट में अवेलेबल नहीं है। बट ब्रूस को वो कुछ टैबलेट दे सकते हैं ताकि अगर उसका शोल्डर ज्यादा पेन करे तो वो उन टैबलेट को ले सके। अब ब्रूस वैसे तो उस टैबलेट को नहीं लेना चाहता था पर फिर भी वो उसे अपने पास रख लेता है। अब यहाँ से आगे की स्टोरी में हम देखते हैं कि ब्रूस अपना पूरा फोकस उन किडनैपर्स को ढूंढने में लगा रहा है जिन्होंने उस लड़की को अगवा किया था और थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद वो उन किडनैपर्स को ढूंढ लेता है और उनके लोकेशन पे पहुंचता है। अब यहाँ पे बैटमैन उन किडनैपर्स से फाइट करता है और शुरू में तो वो उन्हें अच्छी खासी टक्कर देता है, पर जब उनमें से एक बैटमैन के शोल्डर पे वार करता है तो बैटमैन का पूरा मोमेंटम टूट जाता है एंड धीरे धीरे वो किडनैपर्स बैटमैन को आउट परफॉर्म करने लगते हैं और लास्ट में वो उसे खिड़की से बाहर फेंक देते हैं, जिसके बाद बैटमैन अनकॉन्शियस हो जाता है। यहाँ पे ये बात समझना जरूरी है कि बैटमैन अपनी पीक फॉर्म में नहीं है, वो ना ही फिजिकली ना ही मेंटली अपना 100% दे पा रहा है। ब्रूस जब अपनी आंखें खोलता है तो वो देखता है कि वो वेन मैनर में है और उसके सामने जेसन टॉड और वो किडनैप हुई लड़की खड़ी है जो उससे पूछ रही है कि आखिरकार बैटमैन ने उन्हें क्यों नहीं बचाया। वो अपने आप को संभालता है और ये रियलाइज करता है कि वो जेसन टॉड एंड उस लड़की को बस हेलोसिनेट कर रहा था। इस पॉइंट पे ब्रूस वेन फिजिकली एंड मेंटली दोनों जगह पे काफी वीक पड़ चुका था, पर तभी उसे याद आती है डॉक्टर रैंडल्फ की दी हुई वो पेन किलर टैबलेट। ब्रूस वैसे तो उस टैबलेट को नहीं लेना चाहता था क्योंकि वो अभी तक क्लिनिकली अप्रूव्ड नहीं थी,
बट एज अ लास्ट ऑप्शन वो उस टेबलेट को ले लेता है। एंड बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा डॉक्टर रैंडल्फ ने कहा था। वो टेबलेट लेते ही ब्रूस का सारा पेन दूर हो जाता है और वो अपने अंदर एक अलग ही ताकत फील करने लगता है। इस टेबलेट को लेने के बाद बैटमैन सबसे पहले उन किडनैपर्स के पास वापस जाता है जिन्होंने आखिरी बार बैटमैन को बहुत बुरी तरीके से मारा था। पर इस बार सिचुएशन चेंज हो चुकी थी क्योंकि उस दवाई ने बैटमैन का ना ही सिर्फ दर्द दूर किया था पर उसे इमेंस पावर भी दी थी। और इसी वजह से बैटमैन 1 बाय 1 उन सारे किडनैपर्स को बहुत बुरी तरीके से मारता है। पर बैटमैन में इस बार कुछ अलग लग रहा था जैसे वो जस्टिस के लिए नहीं, वो अपने आप के सेटिस्फेक्शन के लिए फाइट कर रहा था, बिल्कुल एक दरिंदे की तरह जिसे इस काम को करने में मजा आ रहा हो। बैटमैन उनमें से किसी का सर तोड़ देता है तो किसी की नाक तोड़ देता है और लग रहा था जैसे वो इस पूरे वायलेंस को एंजॉय कर रहा हो, क्योंकि एंड में वो इन सारे किडनैपर्स को निपटा के कुछ ऐसी चीज करता है जिसे किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, एक शैतानी हंसी। और अब हमारी कहानी शिफ्ट होती है एक हफ्ते बाद। हम ये देखते हैं कि बैटमैन के काम करने का तरीका इस टाइम में पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। वो ना ही रूल को मानता है ना ही लॉ को मानता है, वो बस वही करता है जो उसे पसंद आता है इन अ वेरी ब्रूटल एंड मेनेसिंग वे। उसके लिए अब ना ही जस्टिस मैटर करता है और ना ही गॉथम सिटी। और बैटमैन के इन्हीं सारे एक्शन की क्लिप अब धीरे धीरे ऑनलाइन लीक होने लगी थी, जिसकी वजह से अब बैटमैन की रेपुटेशन गॉथम में धीरे धीरे डाउन होने लगी थी और कोई भी उस पर ट्रस्ट नहीं करता था। बट फिर हम देखते हैं ब्रूस वेन को, जिसे इन किसी भी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो बस अपनी हेवीवेट ट्रेनिंग में मस्त था और जिस वेट को वो कुछ हफ्ते पहले हिला भी नहीं पा रहा था उसे वो अब आराम से उठा पा रहा था। खैर इसी बीच जब ब्रूस अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है तो एक बार वो एक वेट को नहीं उठा पाता। वो अपना पूरा जोर लगाता है पर वो उस वेट को हिला भी नहीं पाता, जबकि थोड़ी देर पहले वही उस वेट को उठा रहा था। और ब्रूस तुरंत पागलों की तरह उन टेबलेट्स को ढूंढने लगता है जो उसे डॉक्टर रैंडल्फ पोर्टर ने दी थी। और तब जाके हमें ये बात रिवील की जाती कि ब्रूस एक्चुअली में उन टेबलेट्स का एडिक्टिव हो चुका है, जो उसे ताकत एंड पावर तो देती ही है बट साथ ही साथ वो उसके बिहेवियर को भी अल्टर कर रही है। जो ब्रूस वेन एक वक्त पे इंटेलिजेंट और जस्टिस के लिए फाइट करता था, वो आज वायलेंस और एंगर के लिए फाइट करता है। खैर वापस आए अगर हम हमारी स्टोरी पे, तो हम देखते हैं कि ब्रूस के पास उस टेबलेट का बस आखिरी डोज पड़ा है, जिसे देख के वो काफी डिस्टर्ब एंड एंग्री हो जाता है क्योंकि उन टेबलेट के बिना वो एक सेकंड भी नहीं रह पा रहा था। इसी बीच ब्रूस के पास अल्फ्रेड आता है और उसे एक न्यूज सुनाता है कि आर्कम असाइलम में एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, जिसकी वजह से काफी सारे सुपर विलेन एंड मेंटल पेशेंट्स आर्कम असाइलम से फरार हो चुके हैं। ब्रूस तुरंत ही बैटमैन बनता है और पहुंचता है आर्कम असाइलम, जहां पे कंप्लीटली केओस मचा हुआ था। बैटमैन इस मंजर को देख के अपनी आखिरी टेबलेट खाता है और इसके बाद 1 बाय 1 जितने भी सुपर विलन या फिर जितने भी मेंटल पेशेंट उसके रास्ते में आते हैं सबको मारते पीटते, किसी का हाथ तोड़ दिया, किसी का पैर तोड़ दिया, तो कुछ पेशेंट्स को तो वो घसीटते हुए वापस आर्कम असाइलम के अंदर ले जाता है। और बैटमैन की इस रूप को देख के तो आर्कम असाइलम का स्टाफ भी पीछे हट जाता है। बट इसी बीच जब बैटमैन आर्कम असाइलम के हॉलवे में पहुंचता है तो वहां उसे मिलता है जोकर को देखते ही बैटमैन को जेसन टॉड की डेथ याद आती है और अपने ट्रॉमा और एंगर से ड्रिवन होकर बैटमैन तुरंत जोकर को मारने के लिए दौड़ता है। वो जोकर को मारने ही वाला था कि तभी एक बड़ा जबरदस्त पंच आके बैटमैन के मुंह पे लगता है और हम देखते हैं कि वो पंच मारने वाला असल में बेन था। बट इतने पावरफुल पंच के बावजूद भी बैटमैन को अपनी पावर एनहांसर टेबलेट की वजह से कुछ नहीं होता। वो बेन को जबरदस्त काउंटर पंच मारता है जिसकी वजह से बेन की वेनम सप्लाई लाइन टूट जाती है और बैटमैन इतना एंग्री होता है कि वो 1 बाय 1 बेन को इतने सारे पंच मारता है कि बेन ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस हो जाता है। पर बैटमैन यहां नहीं रुकता, वो गुस्से में बेन को उठाता है और एक ही झटके में उसकी कमर तोड़ देता है और बेन की वहीं पे डेथ हो जाती है। 2 मिनट के लिए जैसे सब कुछ शांत हो जाता है। इवन बैटमैन को भी रियलाइज नहीं होता कि आखिरकार उसने क्या कर दिया। उसे अपने आप से नफरत हो जाती है क्योंकि वो इंसान बन चुका था जो वो कभी नहीं बनना चाहता था। बैटमैन आर्कम असाइलम से तुरंत निकलता है और वापस अपने वेन मैनर पहुंचता है, जहां पे वो अपने ब्लड का एक सैंपल लेता है और वो अल्फ्रेड को देता है और कहता है कि ये सैंपल वो लूशियस फॉक्स को दे दे। एट द एंड हम देखते हैं कि बैटमैन अपने आप को बेट केव में लॉक कर देता है और वो अल्फ्रेड से कहता है कि वो कितना भी रोए या फिर चिल्लाए उसे बाहर मत आने देना। बैटमैन बेट केव के अंदर चला जाता है और एंड में हम एक सीन देखते हैं जिसमें एक इंसान जिसकी एक आंख नहीं थी वो एक ग्रेव के पास खड़ा है और वो बोलता है कि मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगा। और तब हमें यह बात रिवील की जाती कि वो इंसान एक्चुअली में डेथ स्ट्रोक था और अब तक बैटमैन के साथ जितने भी कांड हो रहे थे उसमें भी उसी का हाथ था। अब इस पूरी चीज में डेथ स्ट्रोक कैसे इन्वॉल्व था और उसके क्या मोटिवेशन थे वो चीज हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
इस स्टोरी का पार्ट नंबर 2 में हो सके उतनी जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूंगा, पर तब तक अगर वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करना मत भूलना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। पहले 300 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं। कुछ भी अच्छा लगा या फिर कुछ सजेशन है तो मुझे कमेंट्स में लिखना मत भूलना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी थियरी के साथ, किसी ब्रेकडाउन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।